हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं मनोज जायसवाल, आपका अन अकेडमी एडुकेटर। 17 वर्षों से अधिक का शिक्षण अनुभव है मुझे और अब तक हजारों की संख्या में छात्रों का मार्गदर्शन कर चुका हूँ। अन अकेडमी में प्लस एडुकेटर के रूप में आप सबका मार्गदर्शन कर रहा हूँ और बहुत से छात्र अभी तक यूपीएससी और यूपीपीएससी में सेलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ तक कि 2011 के यूपी टॉपर भी हमारे छात्र रह चुके हैं। मेरी क्लासेस का मोडस ऑपरेंडी यानी कि मैं किस प्रकार से प्लस पी क्लास लेता हूँ, उसकी क्या शैली है और क्या विशेषताएं हैं, उन पर एक नज़र डालते हैं। तो मैं पूरे पाठ्यक्रम का बहुत ही एक्सटेंसिव और कॉम्प्रहेंसिव कवरेज करता हूं, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। वहीं दूसरी ओर मेरी जो टीचिंग स्टाइल है वह AWC टेक्निक बेस्ड टीचिंग स्टाइल है, जो आपको पहली ही कक्षा से मेंस का उत्तर लिखने में सक्षम बना देती है। मैं बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराता हूं और मेरा जो डिज़ाइंड किया हुआ लर्निंग मेथड है वह बहुत ही यूनिक है। ये आपको फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों को याद रखने में बड़ी मदद करता है। तो वहीं दूसरी ओर मैं हमेशा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराता रहता हूँ क्लास में। मेरी जो भी क्लासेस होती हैं प्लस कोर्स पर, उस पर मैं इस बात का भी ध्यान रखता हूँ कि दोनों लैंग्वेजेस का बहुत ही संतुलित प्रयोग किया जाए, इंग्लिश एंड हिंदी। स्टडी मटेरियल बोथ मीडियम में PDF फॉर्मेट में दिया जाता है। रिवीजन और क्विज कराता रहता हूं और हर क्लास के शुरुआत के पहले पिछली कक्षा का भी रिवीजन कराता हूं। अन अकेडमी क्रैक यूपी PSC एंड यूपी SSSC विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एक्सेस अनलिमिटेड live and recorded courses from India's best educators। अभी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के लिए आप मनो लाइव कोड का इस्तेमाल करें 10% का डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए। अन अकेडमी का ऐप जब भी आप जो है डाउनलोड करते हैं, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है और सिंपल है। आप जाएं और स्टार्ट करें अन अकेडमी के साथ लर्निंग। अन अकेडमी एडवांटेजेस क्या क्या हैं? तो एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप उन्हें देख और पढ़ सकते हैं। इंडस्ट्री के बेस्ट एडुकेटर और इन्फ्लुएंसर्स के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है। बेस्ट और मल्टीपल करेस्पॉन्डेंस कोर्सेस आपको मिलते हैं। स्ट्रक्चर्ड पेडागॉजी है जो कि एकेडमिक कैलेंडर से सिंक्ड रहती है। मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं। स्टडी मटेरियल इन PDF फॉर्मेट मिलता है। अनलिमिटेड क्विजेस मिलते हैं और इवेंट्स लाइव वर्कशॉप स्ट्रेटजी सेशंस एंड मास्टर क्लासेस भी होती रहती हैं। अन अकेडमी लर्नर टेस्टिमोनियल्स भी हैं। जो छात्र सेलेक्ट हो चुके हैं वे अन अकेडमी के बारे में क्या विचार रखते हैं, आप जरा देखें। अन अकेडमी स्वप्निल अग्रवाल कहते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर बने हैं, कहते हैं कि अन अकेडमी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जाम इंक्लूडिंग UPPSC। उनका कहना है कि आई फाउंड इट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑफ GS2 and 3 and I am grateful to Roman sir for providing right direction in the civil service exam। तो वहीं मनोज कुमार झा, जो कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर 2018 में हुए, उनका कहना है कि मैं अन अकेडमी के द्वारा जो मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था उसमें शामिल हुआ, जिसमें UPPSC के एक्स चेयरमैन हमारी इंटरव्यू की तैयारी कराए और मैं जो है अपना ग्रैटिट्यूड व्यक्त करता हूँ अन अकेडमी के लिए कि अन अकेडमी ऐसा मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कराई। वहीं पर शेखर भट्ट जो है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हैं, वो कहते हैं आई टुक गाइडेंस फ्रॉम अन अकेडमी पोर्टल फॉर करंट अफेयर्स एंड इंटरव्यू प्रोग्राम। इनका गाइडेंस मुझे
तैयारी करने में बहुत मददगार साबित हुआ। वहीं आलोक कुमार पंकज कहते हैं कि अनअकैडमी प्लस कोर्स मैंने ज्वाइन किया और मुझे बहुत ही बेहतरीन अवसर मिला लर्न करने का। बड़े अच्छे शिक्षक मुकेश जी थे। फिर आप देखें कि यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है और आप जब 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 3 मंथ्स का फ्री मिल रहा है, 24 मंथ्स का ले रहे हैं तो 4 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। अभी ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ और जो कि गवर्नेंस से रिलेटेड प्रश्न हैं उन पर। In 1857 the Indian Audit and Account Department was created। ये गवर्नेंस से भी रिलेटेड है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है। फिर कहता है द एक्ट ऑफ 1919 मेड द ऑडिटर जनरल इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर कहता है कि एक्ट ऑफ 1919 गेव इट द स्टेटस ऑफ अ जज ऑफ अ फेडरल कोर्ट। 1919 और 1857। 1857 तो नहीं बल्कि 1753 में इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था, बहुत पहले 1753 में। और जो है द ऑफिस ऑफ द सीएजी का पहला अपीयरेंस 1857 में हुआ। ठीक है, पहली बार 1857 में क्या दिखा, सीएजी कैग का पहला अपीयरेंस कब होता है, 1857 में। फिर जो है लॉर्ड कैनिंग ने उसके बाद ढेर सारे सुधार किए थे और फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 आया और इसने ऑडिटर जनरल को इंडिपेंडेंट बनाया ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वास्तव में अगर देखा जाए अब ये जो है तीसरा, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो अगर देखा जाए तो केवल दूसरा ऑप्शन ही सही प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो केवल दूसरा ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 128, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सीएजी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिज सर्विस कंडीशंस आर लेड डाउन इन आर्टिकल 158। फिर है द सैलरी एंड अदर कंडीशंस आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। ही इज नॉट entitled to pension. The administrative expenses are charged on consolidated fund of India। तो आपको पता है कि सीएजी को पेंशन तो मिलती है, फिर आपको पता है कि उसके सभी प्रशासनिक व्यय सीएफआई पर, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आपको यह भी पता है कि क्या कहते हैं, उसकी सर्विस कंडीशंस वगैरह पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित होती है, पार्लियामेंट के बिहाफ पे काम करता है। और आपको यह भी पता है कि ये 158 नहीं है, ये 148 है, 148 148 है। तो ये ऑप्शन हुआ गलत, दूसरा हुआ सही, तीसरा हुआ गलत, चौथा हुआ सही। तो आपके 2 और 4 जो ऑप्शन हैं, बी ऑप्शन इस प्रश्न के उत्तर में सही निकलकर आते हैं। अगला प्रश्न है सीएजी कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग को केवल राष्ट्रपति के आदेश द्वारा
हटाया जा सकता है। फिर है कि ओनली आफ्टर एन एड्रेस इन द लोकसभा सपोर्टेड बाय मेजॉरिटी, लोकसभा में बहुमत के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। फिर कहता है ऑर्डर शुड बी सपोर्टेड बाय 1/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। फिर तीसरा कहता है, चौथा कहता है कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर। अब आप देखिए इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन को क्या आप सही मानेंगे? ओनली बाई एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। फिर है लोकसभा, तो केवल लोकसभा तो होता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। पार्लियामेंट का एड्रेस होना चाहिए, बोथ द हाउस। फिर बहुत ही जटिल है, ठीक है, टोटल मेंबरशिप द हाउस के मेजॉरिटी से और 2/3 मेजॉरिटी से उसको हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत तथा सदन की कुल संख्या के बहुमत से ही हटाया जा सकता है। फिर कह रहा है कि कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये तो सही है, ये चौथा सही है। अब पहले और चौथे के बीच आपको चुनना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन जो है यही दिख रहे हैं। 1 तो ऑलमोस्ट बी में 2, 3 है, जो कि दोनों गलत हैं, ये संभव ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जो मोस्ट नियरेस्ट ऑप्शन है उसी पर जाएंगे, ए पर जाएंगे। ठीक है। इसका दरअसल मतलब ये है कि जब, ये भी समझ लीजिए इसको क्यों ऐसा लिख दिया प्रश्न में, तो जब पार्लियामेंट जो है मान लो आप रेजोल्यूशन पास कर देती है, तो उसके पारित करने के पश्चात जब तक प्रेसिडेंट का ऑर्डर नहीं होगा तब तक नहीं हट सकता है। इसलिए आप 1 और 4 के साथ जाइए। ठीक है। अगला प्रश्न है 130वां। Which of the following committees and officials supported the bifurcation of accounts and audit in India? भारत में अकाउंट्स और ऑडिट के सेपरेशन के लिए इसमें से कौन सी समितियां जो हैं थी जिन्होंने क्या किया, अनुशंसा की थी? तो मूडी मैन कमेटी इसने किया, साइमन कमीशन इसने भी किया, फर्स्ट सीएजी जो नरहरि राव थे उन्होंने भी किया, सेकंड सीएजी अशोक चंदा थे इन्होंने भी किया। और आपको यह भी पता है कि अशोक चंदा की समिति लोकल जो है उस पर भी बनाई गई थी। तो इस तरह से इन सभी समितियों और जो है व्यक्तियों या प्राधिकारियों ने, सीएजीज ने यह अनुशंसा की थी कि अकाउंट्स और ऑडिट को अलग किया जाए। और फाइनली ये काम केंद्र सरकार का यह काम 1976 में स्वतंत्र भारत में हुआ, और उसके पहले मूडी मैन कमेटी और साइमन कमीशन के द्वारा जब किया गया था तो उसमें भी बाइफर्केशन किया गया था। ठीक है। मूडी मैन कमेटी 1924 में थी और साइमन आप जानते ही हैं, इसके बारे में आपको क्या बताना। चलिए अगला प्रश्न है 131वां प्रश्न। Which of the following statements support the case for separation of accounts from audit? Auditing is an executive function, hence it should be separated.
accounting is quasi-judicial, so it should be separated. For sound financial administration, accounting should be given to actual spending authorities. ठीक है, इसमें 3 बातें हैं. अब देखिए कि अकाउंट इज इन एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन, हेंस इट शुड बी सेपरेटेड. ये बात नहीं समझ में आती है, बिल्कुल गलत. यह इसका मतलब नहीं है. एक्चुअली कहा यह जाता है कि अकाउंटिंग इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी इंटरेस्टेड टू द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, नॉट टू बी सेपरेटेड. ठीक है. फिर ये कहा जाता है कि ऑडिटिंग जो है वो क्वासी पार्लियामेंट्री फंक्शन है इंडिया में. क्यों है? तो आपको पता है कि कैग जो है वो किसके बिहाफ पर काम करता है? तो कैग काम करता है पार्लियामेंट के बिहाफ पर. तो ये अर्ध संसदीय कार्य होता है. ठीक है, ना कि क्वासी जुडिशियल. फिर उसके बाद जो है ये कहा जाता है कि साउंड जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन दोनों को अलग करना, इन दोनों का बिल्कुल अलग होना चाहिए. अकाउंटिंग शुड बी गिवन टू एक्चुअल स्पेंडिंग अथॉरिटी. इसलिए तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, पहला और दूसरा नहीं. इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 132 है. कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया इज एन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हेडिंग द अकाउंटिंग सेटअप. फिर है इट इज इन चार्ज ऑफ फाइनल कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स. अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय सीएजी इज सर्टिफाइड बाय द सीजीए. ये 3 इसमें हैं. आपको देखना होगा कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैज बीन अपॉइंटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द टेक्निकल अथॉरिटी हेडिंग द न्यू अकाउंटिंग सेट. कंट्रोलर जब 1976 में अकाउंट्स और ऑडिट को अलग किया गया तो यह ऑफिस क्रिएट किया गया जो क्या करता है, भारत में अकाउंटिंग सेटअप का मुख्य कार्यकारी होता है. ठीक है. और फाइनल कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स की जहां तक बात है, क्या कहते हैं, बिल्कुल सही है कि वह फाइनल कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स करता है. फिर उसके बाद है सीएजी स्टिल सर्टिफाइज द यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंस अकाउंट्स एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय सीजीए. ये उल्टा हो गया है. अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इज सर्टिफाइड बाय सीएजी. ठीक है. और आप क्या करिए, इस प्रश्न को भी ऐसे ही कर लीजिए, सीजीए और सीएजी. क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये मिस प्रिंट हुआ है और इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट हैं. ठीक है. तो प्लीज इसको ठीक करिएगा. ठीक है. चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं. प्रश्न है 133, 133वां प्रश्न. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर फंक्शंस ऑफ सीएजी. कैग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन है? To prescribe the form in which the accounts of the union and states are to be kept. वह उस प्रारूप का या उस फॉर्म का निर्धारण करना जिसके या जिस आधार पर भारत सरकार के लेखा और राज्यों के लेखा बनाए जाएंगे. फिर है टू परफॉर्म ड्यूटीज प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. संसद द्वारा बनाए गए या निर्धारित किए गए या दिए गए कार्यों और कर्तव्यों का निष्पादन करना. टू रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स. अकाउंट्स यूनियन और स्टेट्स के अकाउंट को रिपोर्ट करना. अब यहाँ जो है आपको सबसे पहले इसके मेजर फंक्शंस जानने होंगे. राष्ट्रपति के अप्रूवल के पश्चात ये क्या करते हैं,
ये प्रिस्क्राइब द फॉर्म इन विच द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स आर टू बी केप्ट। उस प्रारूप का प्रिस्क्रिप्शन या प्रिस्क्राइब करते हैं जिसमें या जिसके अंतर्गत संघ और राज्यों के लेखा रखे जाएं। फिर जो भी जो है इसको ड्यूटीज मिलती हैं टू परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर्स in relation to accounts of the union and states and of any other body or authority as may be prescribed by any law made by the parliament। तो कहता है कि लेखांकन के संबंध में, यूनियन और स्टेट के लेखांकन के संबंध में ऐसे कर्तव्यों और शक्तियों का निर्वहन करता है जो पार्लियामेंट द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। ये भी सही है। फिर कहता है टू रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स, तो इसको जरा देखें। टू रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट और टू द गवर्नर ऑफ स्टेट्स ऑन द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। ये रिपोर्टिंग का काम जो है उसका भारत के राष्ट्रपति को एज द केस में भी, और राज्य का मामला है तो राज्यों के गवर्नर को करता है। तो इसलिए आपका तीसरा भी सही है, इसलिए आपका उत्तर जो है वह डी है और वह करेक्ट भी है। अकॉर्डिंग टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्ट 1971, द CAG कैन ऑडिट ऑल रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर्स। CAG एक्ट 1971 के अंतर्गत कैग जो है क्या कर सकता है, किनका ऑडिट कर सकता है? तो भारत के संचित निधि से में किए गए जमाएं या किए गए जमा की गई राशियां तथा उससे किए गए व्यय, सभी व्ययों की ऑडिट करना। ऑल स्टॉक्स एंड स्टोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस, सरकारी कार्यालयों के सभी भंडारण एवं स्टोरों के ऑडिट करना। अकाउंट्स ऑफ ऑल बॉडीज फंडेड बाय कंसोलिडेटेड फंड, संचित भारत की संचित निधि से वित्त पोषित सभी बॉडी, सभी निकायों का लेखांकन। अकाउंट्स ऑफ ऑल प्राइवेट कंपनीज सेटअप अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 1956। ठीक है, भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत जितनी भी निजी कंपनियां हैं उनके अकाउंट्स का ऑडिट करना और इन बॉडीज के अकाउंट्स का ऑडिट करना। अब देखिए कि CAG जो है इसको 1971 के इस अधिनियम से क्या मिला है? तो ऑल रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड द स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज। तो ये आपका सही है। All transactions relating to the contingency fund and account, public account, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा से किए जाने वाले सभी जो है व्यय तथा उनमें सभी प्रकार की जो है लेन देन यानी जमा और व्यय दोनों। All trading, manufacturing, profit and loss accounts and balance sheets and other subsidiary accounts kept in any department, भारत सरकार के किसी भी विभाग के जितने भी ट्रेडिंग से संबंधित खाते हों, मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण से हो, लाभ से हो संबंधित, हानि से हो, बैलेंस शीट हो या सब्सिडरी अकाउंट हो, सब की ऑडिट करता है। फिर ऑल स्टोर्स एंड स्टॉक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड डिपार्टमेंट्स, ये भी है। फिर ऑल गवर्नमेंट कंपनीज सेट नॉट प्राइवेट, ऑल गवर्नमेंट कंपनीज ना कि प्राइवेट, सभी सरकारी कंपनियां जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रखी गई हैं। फिर सभी केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले निगम कॉरपोरेशंस उनका भी ऑडिट। ठीक है, एनी अथॉरिटी इवन दो नॉट सब्सटेंशियली फंडेड बाय द गवर्नमेंट एट ईदर द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट, कोई भी ऐसा प्राधिकरण जिसे भारत सरकार पूरी तरह से वित्त पोषण नहीं करती है
यदि राज्यों के राज्यपाल अथवा भारत के राष्ट्रपति ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं तो उनकी भी ऑडिट कर सकता है। और यह जो है सीएजी का अपना भी अधिकार है कि वह स्वयं की भी पहल के साथ ऐसी ऑडिट कर सकता है। तो इस प्रकार आप देखें तो चौथा जो है इसमें केवल प्राइवेट के कारण ये गलत हो गया। तो 1, 2, 3 आपका ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है सीएजी ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर एंश्योर्स, जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट की जाती है, व्ययों का अंकेक्षण किया जाता है। हिंदी में ऑडिट को अंकेक्षण कहते हैं। अंकेक्षण किया जाता है तो उससे क्या सुनिश्चित होता है? दैट द एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय सैंक्शन, जो अनुमोदित था, जो सैंक्शन किया गया था, उसके अंतर्गत एक्सपेंडिचर किया गया है। दैट देयर इज सैंक्शन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और जो सैंक्शन किया गया धन वह एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया था। फिर दैट प्रोग्राम आर मीटिंग देयर डिलीवरी टारगेट्स, जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके जो आपूर्ति लक्ष्य हैं वे आपूर्ति लक्ष्य पूरे हो रहे हैं। एक्सपेंडिचर मीट्स द ग्रांट क्राइटेरिया, और अनुदान की जो कसौटी है उस पर भी वह व्यय खरे उतरते हैं। तो आप देखिए इसमें जो है तीसरा जो है डिलीवरी टारगेट प्राप्त करता है कि नहीं, ये बात वह नहीं करता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन पहला, दूसरा और चौथा इसमें सही ऑप्शन है। हालांकि इसके बहुत से कार्य हैं और मेरी तो इच्छा हो रही है कि आपको थोड़ा सा बता ही दिया जाए। तो ध्यान से सुनिए कि सीएजी द्वारा जब ऑडिट की जाती है कैग द्वारा तो क्या क्या सुनिश्चित होता है। तो ये पहला, दूसरा और चौथा तो आपने देख ही लिया, ठीक है, कि वो भैया धन जो सैंक्शन हुआ है सैंक्शन से कवर्ड है कि नहीं, फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा वो किया गया था सैंक्शन की नहीं, फिर है कि एक्सपेंडिचर कन्फर्म्स द रेलिवेंट प्रोविजन of the statutory enactment and is in accordance with the financial rules and regulations framed by the competent authority। यह भी देखता है, यह भी सुनिश्चित करता है कैग अपने ऑडिट द्वारा कि जो सैंक्शन हुआ था वह जो है क्या कहते हैं पूरी तरह से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वाले द्वारा तो किया ही गया था, और जो पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया था उसके अंतर्गत ही हुआ है, उसके बाहर नहीं गया है। फिर जो ग्रांट की गई थी, जो अनुदान किया गया था संसद द्वारा, उसके अंतर्गत है, ठीक है। और फिर जो डिमांड है वह प्रॉपर फॉर्म में वाउचर के द्वारा सपोर्टेड है या नहीं है, यह भी सुनिश्चित करता है, ठीक है। और फिर ये देखता है कि जो भी प्रोग्राम, स्कीम, कार्यक्रम, परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वे मित व्ययी तरीके से चलाई जा रही हैं अथवा नहीं, इकोनॉमिक हैं या वहाँ पर वेस्टेज ऑफ मनी तो नहीं हो रहा है, मित व्ययिता है अथवा नहीं है। और फिर क्या जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनसे जो सरकारी का जो है उद्यम है उनसे जो अपेक्षित परिणाम है वह मिल रहा है अथवा नहीं। फिर जो फाइनेंशियल वित्तीय औचित्य यानी कि जो वित्तीय नियम, विनियम, प्रक्रियाएं आदि हैं उनके जो सामान्य सिद्धांत हैं उनके आधार पर वह व्यय किया गया है या नहीं, यह भी सुनिश्चित किया
जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि CAG ऑडिट इटेल्स एन एग्जामिनेशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, तकनीकी दक्षता, पर्सनल एफिशिएंसी, व्यक्तिगत कार्यकुशलता, और तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, संगठनात्मक प्रक्रियाएं। तो आप ध्यान दीजिए, तो यह संगठनात्मक प्रक्रियाओं की बात होती है। तकनीकी दक्षता नहीं हो सकता ऑडिट में, व्यक्तिगत कार्यकुशलता कैसे आएगा, यह भी संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो उत्तर आपका सही होगा वो ओनली 3 इज करेक्ट होगा। इसके पश्चात आपका आ गया लक्ष्य UPPSC 2022। ये फ्री मिनी कोर्स है जो चल रहा है और जो है 27, 28, 29 सितंबर तक आप इसे ज्वाइन करें, फ्री है, देख लें। बैच कोर्सेस जो चल रहे हैं आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। कई तरह के बैच कोर्सेज हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। लक्ष्य UPPSC 2022 12 महीने में प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा की पूर्ण तैयारी करा रहा है। 29 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। तो आप लक्ष्य UPPSC 2022 को यदि लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो आपका 2022 का तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगा। एक्सपीडिशन कोर्स जो कि UPPSC प्रीलिम्स का है, GS कोर्स इंग्लिश मीडियम का, ये चल ही रहा है। ये आपके लिए अत्यंत लाभदायक कोर्स है। यदि अभी भी आपके प्रीलिम्स की तैयारी में कुछ भी आपको कमी लग रही है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 137। CAG ऑडिट कंसिस्ट ऑफ करेक्टनेस ऑफ रेवेन्यू स्टेटमेंट, प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एंड ऑडिट ऑफ अप्रोप्रिएशन। जो इसका पहला हुआ कि राजस्व मूल्यांकन को ठीक करना, कहीं कुछ गड़बड़ी है तो, फिर व्यय का वर्गीकरण करना, और तीसरा है विनियोग का अंकेक्षण। एक्चुअली CAG जो है वह रेवेन्यू या किसी भी चीज के असेसमेंट वाली जो बात है, मूल्यांकन के करेक्टनेस से संबंधित नहीं है, लेकिन सिस्टम विद द सिस्टम एंड प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड। लेकिन ये जो है, जो प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ द रेवेन्यू कलेक्टेड का सिस्टम है, यानी कि संग्रहित किए गए राजस्व के प्रॉपर उचित लेखांकन के व्यवस्था से इसका संबंध है। ठीक है, फिर CAG क्या करती है? एप्रोप्रिएशन ऑडिट करती है। क्यों? क्योंकि जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा एप्रोप्रिएशन विधेयक पारित किए गए थे, यानी कि धन के एप्रोप्रिएशन का मांग किया गया था, उसी उद्देश्य पर वह खर्च हुआ है। ठीक है, प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्सपेंडिचर बिटवीन द रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट, यह बिल्कुल करता है। इसलिए पहला वाला तो गलत हो गया, लेकिन दूसरा और तीसरा इसका करेक्ट ऑप्शन है। और एक बात जान लीजिए, जो भी अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे कि जो CFI से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो व्यय होते हैं, उन व्ययों की भी यह ऑडिट करता है, यह ध्यान रखिएगा। अब है अगला प्रश्न की CAG की जो अथॉरिटी है टू लुक इनटू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन इज ग्रांटेड बाय। जो लेन देन होते हैं उनके औचित्य पर
लेन देन के औचित्य को जांचने का अधिकार कैग को किसने दिया है? संविधान ने, पार्लियामेंट्री लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन। ध्यान रखिएगा, न तो संविधान है, न पार्लियामेंट्री लॉ है, न स्टैट्यूटरी लॉ है। ध्यान रखिएगा, यह इंग्लिश पार्लियामेंट के अंतर्गत जो कन्वेंशन चली आ रही थी, जो परंपरा चली आ रही थी, उसी परंपरा के आधार पर भारत में भी सीएजी को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह लेन देन के औचित्य का भी परीक्षण कर सके, जिसे औचित्य लेखा परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, औचित्य लेखा परीक्षण कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये केवल संसदीय परंपरा के आधार पर है, इसके संबंध में कोई नियम विनियम नहीं बनाए गए हैं। ठीक है, अब है कि सीएजी ऑडिट ऑफ ऑटोनमस बॉडीज इन्वॉल्व्स। ठीक, सीएजी द्वारा जो स्वायत्त शासी निकाय हैं, स्वायत्त निकाय हैं, ऑटोनमस बॉडीज हैं, उनकी जो ऑडिट सीएजी द्वारा होती है, तो स्वायत्त निकायों की लेखा परीक्षण में क्या करती है सीएजी? तो इवैल्यूएटिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करना। फिर ऑडिट ऑफ नॉन टैक्स रिसीव्स, गैर कर राजस्व का लेखांकन करना, लेखा परीक्षण करना। फिर इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी का मूल्यांकन करना, मितव्ययिता एवं प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना। और फिर है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब देखिए, बहुत सारा कुछ करती है सीएजी इसमें, और जो है ये जितनी चीजें इसमें दी गई हैं, चाहे वह जो है उनके आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का जो प्रणाली है उसका मूल्यांकन करना, गैर कर राजस्व का लेखा परीक्षण करना, फिर प्रभावकारिता और मितव्ययिता का ध्यान देना, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करना, ये भी शामिल है। और जो रिजल्ट्स होते हैं प्रोग्राम्स एंड ऑपरेशंस के, वे अचीव कर रहे हैं प्लान्ड ऑब्जेक्टिव को या नहीं कर रहे हैं, यह भी करती है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स दोनों का ऑडिट करती है। ठीक है, ट्रेडिंग की भी ऑडिट करती है, कमर्शियल आपको बताया ही चुका हूँ। तो आप इस तरह से 139 का जो डी ऑप्शन है इसी पर जाएंगे, ये ऑल आर करेक्ट इसमें सही होगा। फिर है 140 नंबर का सवाल, CAG is not the sole auditor for departmental undertaking. In government company auditing, CAG has no role. CAG can audit the accounts of government corporations. 3 चीजें हैं। पहला है कि विभागीय जो उद्यम हैं उनके लेखा परीक्षण के लिए CAG केवल इकलौता अकेला प्राधिकारी या लेखा परीक्षण करता नहीं है। दूसरा कह रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिटिंग में कैग का कोई भूमिका नहीं है। फिर कह रहा है कि गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस के लेखांकन का या खातों का लेखा परीक्षण भी CAG कर सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप देखेंगे तो या कमर्शियल अंडरटेकिंग्स का तो ये करता ही करता है, चाहे वो यूनियन हो और चाहे स्टेट हो। और ध्यान दीजिए, जब कमर्शियल अंडरटेकिंग्स आप कहते हैं
तो इनके 3 स्वरूप होते हैं। एक होता है डिपार्टमेंटल, विभागीय, ठीक है, और जो है डिपार्टमेंटल यानी विभागीय जो विभाग के रूप में बनते हैं। दूसरा होता है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, जिन्हें पार्लियामेंट्री लॉ द्वारा बनाया जाता है, सांविधिक निगम। और निगम कहाँ से आते हैं? संसदीय विधि से। तीसरा है गवर्नमेंट कंपनीज, सरकारी कंपनियां, और ये तीनों का करता है, ठीक है। तो अगर कह दिया कि गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिटिंग में सीएजी का कोई रोल नहीं, गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिएगा तो 140 में दूसरा गलत। अब ये कह रहा है कि इज नॉट द सोल ऑडिटर फॉर डिपार्टमेंटल एंट्री, कैसे कैसे कह देगा? सोल हो गया ना भाई डिपार्टमेंटल के लिए, इकलौता है, अकेला ऑडिटर है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तीसरा सही है, तो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। और ये सारे जो प्रश्न आ रहे हैं ये आप समझ लीजिए कि गवर्नेंस की लिहाज से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बस इनको आप केवल तैयार कर लीजिएगा, इनका डिटेल पढ़ने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 141। अब 141 कहता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी ऑडिट, लेखाओं का जो लेखा परीक्षण होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो कह रहा है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, डिटेक्शन ऑफ टेक्निकल एरर, टू फोकस ऑफ इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस, कार्य संचालन की मितव्ययिता पर ध्यान रखना या मितव्ययिता पर ध्यान देना, तकनीकी त्रुटियों की पहचान करना, और फ्रॉड की पहचान करना, जो फ्रॉड किया जाता है। तो देखो, जब आप अकाउंटेंसी के ऑडिट की बात करते हो तो फ्रॉड का पता चलता है। फ्रॉड, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, डिटेक्शन ऑफ टेक्निकल एरर एंड डिटेक्शन ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, 3 जो है इसके ऑब्जेक्टिव हैं या ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटेंसी ऑडिट। और अकाउंटेंसी ऑडिट इज अ फॉर्म और इज अ काइंड ऑफ ऑडिट, ये ऑडिट का एक तरीका है जिसके 3 ऑब्जेक्ट हैं, फ्रॉड का डिटेक्शन, टेक्निकल एरर का डिटेक्शन, और तीसरा आप जान लीजिए इसको कहते हैं डिटेक्शन ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। सैद्धांतिक रूप से या सैद्धांतिक रूप से जो त्रुटियां पाई जाएं उसको ढूंढना, ये नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन होगा 1 और 2, यही दोनों सही हैं, ठीक है। ये आपको आंसर की मिल जाती है। अगर कहीं कोई आंसर की में और मेरे विश्लेषण और व्याख्या में कोई भी फर्क आता है तो आपका पता है आपको क्या करना है, आपको मेरी व्याख्या या मेरे विश्लेषण पर जाना है, न कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। तो अनअकैडमी, यूपीपीएससी, अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, ट्रिपल एससी, पीईटी, लेखपाल, वीओ, ऑप्शनल कोर्स बहुत सारे हैं, इन्हें आप सब्सक्राइब कीजिए और मनो लाइव का कोड इस्तेमाल कीजिए, और मनो लाइव का कोड लगाएंगे 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद आप देखिए कि अनअकैडमी, यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी सब्सक्रिप्शन में स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, लाइव मॉक टेस्ट एंड क्विजेस, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर, डेली इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, ये सब विशेषताओं के साथ आपको नो कॉस्ट ईएमआई पर दे रहा है। क्या दे रहा है? नो कॉस्ट ईएमआई, ध्यान दीजिएगा। और 10% का डिस्काउंट आपको मैंने कहा ही है कि आपको मिल ही रहा है। आप मनो लाइव का कोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि नो कॉस्ट ईएमआई प्लस डिस्काउंट ऑफ 10%, बहुत अच्छे अवसर हैं, ग्रैब कर लीजिए। और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है,
आप सबकी डिमांड पर बीपीएससी और यूपीपीएससी की तैयारी एक साथ अनअकैडमी के साथ आप कर सकते हैं। ये भी एक बड़ा ऑफर है। इसके अलावा आप हमें ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, और ये आपकी अनअकैडमी है। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और इस तरह से जो है हम इन शब्दों के साथ आपसे लेना चाहते हैं इस क्लास में विदा। तो ध्यान रखें और जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।